नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 27 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी G7 मीटिंग को अटेंड करने के लिए जर्मनी गए हुए हैं। जर्मनी की एक सिटी है म्यूनिक, वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के साथ में इंटरेक्ट किया। इसमें आप देखो एक इम्पॉर्टेंट डेट है जून 25 ऑफ 1975। बोले ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक स्पॉट है जब एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। तो ये डेट है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ ली जाती है कि एमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई थी। तो डेट हो गई क्या, 25 जून 1975। ठीक है, ये एक पॉइंट था यहाँ पे। और G7 कंट्रीज़ के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे एक्सप्लेन पेज पे। ठीक है, ये राजस्थान स्पेसिफिक एक छोटी सी न्यूज़ है। इसमें इतना सही है कि यहाँ पर देख सकते हो आप, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच में लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही थी। किसने? अडानी और अंबानीज ने। ठीक है, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है इन्वेस्ट राजस्थान। ये राजस्थान स्पेसिफिक है, आपको लगे तो ठीक है, नहीं छोड़ देना इस न्यूज़ को, कोई वो नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G7 कंट्रीज़, G7 ग्रुप के बारे में, जहाँ पर इंडिया को इन्वाइट किया गया है जर्मनी के द्वारा। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी G7 समिट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। मेंबर तो नहीं है इंडिया, बट एक इन्वाइटी के तौर पे, एक गेस्ट के तौर पे समिट ऑर्गेनाइज हो रही है स्कॉल्स एलिमाउ। ठीक है, जो कि आल्प्स, दैट मीन्स आल्प्स माउंटेन्स वाले एरिया में लोकेटेड एक एरिया है वहाँ पर। ठीक है, इसमें आप देख लो इंडिया अपनी स्पीच देगा 2 सेशंस में। टॉपिक होंगे एनवायरनमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। ओके, और इसके अलावा बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे जो दूसरे कंट्रीज है जिनके साथ में इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप है, सबके साथ नहीं, कुछ एक के साथ में। ग्रुप 7 की अगर बात करें तो इसमें 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज़ आती हैं वर्ल्ड की, जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ठीक है, इसमें यूरोपियन यूनियन है, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। ठीक है, G7 की जब भी मीटिंग होती है, और G7 के हेड स्टेट और गवर्नमेंट तो है ही प्रेजेंट। G7 की अभी आपको पता है प्रेसिडेंसी जर्मनी के अंडर है, जर्मनी प्रेसिडेंट है G7 का, इसलिए वो ही होस्ट कर रहा है। अभी जर्मनी के चांसलर हैं ओल्फ स्कॉल्स। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ को 2022 की समिट में इनवाइट किया है। इसके अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे जून 27, दैट मीन्स आज। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये इनके भी लीडर्स जो हैं, इनका भी पार्टिसिपेशन होता है अगर इस G7 समिट की हम बात करें। ठीक है, G7 कैसे बना आज का, इसके पहले की हम थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। देखो, आज का G7 बनने से पहले G6 बना, फिर G8 बना, फिर G7, आज का G7 बना। G7 जर्मनी की वेबसाइट के हिसाब से अगर देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट ऑर्गेनाइज हुई थी जो 1975 में। मेन लीडर कौन थे? फ्रेंच प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में टाइम बीतता है, 6 स्टेट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसमें उनमें 6 स्टेट पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं कौन? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, US। तो ये हो गया G6। कब? 1975 में। ठीक है, आज का जो G7 है इसकी लॉन्चिंग 1975 में G6 के तौर पे हो गई। ठीक है, इसमें 1970s के टाइम पे ही क्यों ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? देखो, उस टाइम पर अरब ऑयल क्राइसिस आया था ज़बरदस्त। ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस में आ गई। दूसरा, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स IMF और वर्ल्ड बैंक, वहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट कर रखी थी कि हाँ भाई, मान लो कि $1 है तो वो 25 रुपीज़ के इक्वलेंट है, ऐसा कुछ सिस्टम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 25 ही रहेगा, चाहे आप मार्केट में कितना ही वेरिएशन कर दो। जैसे आज वेरी कर जाता है ना $1, 75 रुपीज़, 77 रुपीज़, ऐसे वेरी करता रहता है एक अपनी अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की बेसिस पे। पर उस टाइम पे पहले क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी। ठीक है ना, तो उसको फिर बाद में अबॉलिश करना पड़ा था। ठीक है, तो ये 2 इश्यूज थे मेन, तो ऑयल क्राइसिस और फिक्स एक्सचेंज रेट वाला जो सिस्टम था उसका कोलैप्स करना। इस वजह से ये G7 उस टाइम पे G6 की रेलेवेंस बनी थी। फिर 1976 में कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया था जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी प्यूर्टो रिको। ठीक है, फिर आप देखो 1980s की बात करें तो टाइम बीतने के साथ में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ी रशिया की रेलेवेंस भी बननी शुरू होती है, तो कनाडा के ज्वाइन करते तो G7 बन गया। फिर उसके बाद में रशिया ज्वाइन करता है 1998 में,
ओवरऑल ये बन जाता है G8। पर रिसेंट आपको पता है 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से यूक्रेन की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की शुरुआत 2014 में ही कर देता है रशिया। तो ऐसे में रशिया को फिर बाद में G8 से निकाल दिया जाता है, ग्रुप हो गया G7, ठीक है। तो एक बार हम मैप देख लेते हैं थोड़ा। ये आप देख सकते हो ब्लैक सी वाला एरिया है, ठीक है। इधर ये रशिया है, इधर क्रीमिया जो कि अंडर में आता है यूक्रेन के, बट अभी करंटली रशिया ने एनेक्स कर रखा है, ठीक है। इसको स्ट्रेट ऑफ कर्च बोलते हैं, जिसको जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को ज्वाइन करता है, ओके। थोड़ा सा ही देख लेना बस। और इसके अलावा कारकिनित बे ये भी यहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा ये देखो आर्बत स्पिट, एक तरीके का ये डिपोजिशनल फीचर है ओशन, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें थोड़ी, ठीक है। बे ऑफ अरबात, कुछ नेम से ध्यान रखना। इसके अलावा शिवास लेक ये भी यहीं पे लोकेटेड है, क्योंकि ये एरिया बहुत हाईलाइटेड है, इस पर से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, तो थोड़ा ध्यान से, ओके। ये ऊपर यूक्रेन है ही, यूक्रेन का ही पार्ट है, और वही चीज़ अभी रशिया ने इसको एनेक्स कर रखा है। तो 2014 में मिलिट्री ऑपरेशन किया था, तब से G8 में से रशिया को निकाल करके G7 बन गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेपाल और यूएस के बीच में एक मिलिट्री एग्रीमेंट होने वाला था, और उसको नेपाल ने बीच में ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, उसके पीछे कई कारण हैं। वो कारण पहले तो मिलिट्री का एग्रीमेंट क्या था वो समझते हैं। एग्रीमेंट का नाम है स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, ठीक है, SSP, ठीक है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और नेपाल दोनों पार्टिसिपेट करने वाले थे। मेन था कि नेपाल की आर्मी और यूएस आर्मी दोनों मिलकर के और साथ में काम करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर आ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आती है, तो वहाँ पर नेपाल ने विड्रॉ क्यों कर लिया, क्योंकि नेपाल में आपको पता है कोalition गवर्नमेंट चल रही है, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं लोग, उनका ये कहना है कि नेपाल जो है वो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी पे काम करता है। इसका मतलब कि हम किसी भी देश की मिलिट्री के साथ में ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो मिलिट्री हमारे देश में आकर के काम करें, ठीक है। तो ये नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए नेपाल की गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम यूएस की गवर्नमेंट से बात कर लेंगे कि इस तरीके से हम यूएस फोर्सेस को अलाउ नहीं कर सकते हमारी टेरिटरी में आने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स और बताए जा रहे हैं, वो देखते हैं, जिसमें तीन मेन कंसर्न्स है। एक तो नेपाल जो है वो यूएस की मिलिट्री के साथ अलायंस नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया है वो अपनी तरफ से कुछ इशू हाईलाइट कर सकता है कि यूएसए के ट्रूप्स अगर नेपाल में प्रेजेंट होंगे तो इंडिया तो तीन तरफ से ज्वाइन करता ही है नेपाल को, ठीक है, तीन तरफ से बॉर्डर शेयर होती है। एक तो ये पॉइंट बता दिया। दूसरा ये कि यूएस की आर्मी की अगर प्रेजेंस हो तो उस केस में चाइना भी कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से रिटेलिएट कर सकता है, और नॉन अलाइन इसकी खुद की वो है ही। तो इस तरीके से तीन कंसर्न्स मेनली बताए, इंडिया का खुद का, चाइना की तरफ से इशू, और एक खुद का, कि भाई कैसे भी करके हम नॉन अलाइन पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके पहले भी देखो यूएस के साथ में अभी एक मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, ये एक पैक्ट फाइनलाइज हुआ यूएस के बीच में, यूएस और नेपाल के बीच में, जिसमें यूएस ने $500 मिलियन की ग्रांट दी है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं नेपाल में। इस पैक्ट को फाइनलाइज करने में नेपाल ने बहुत टाइम कर दिया था, तो यूएसए ने बोल दिया कि हम नेपाल के साथ में रिलेशनशिप को हम एक बार रिव्यू करेंगे, और ये बात डेडलाइन दे दी थी 28 फरवरी की 2022 में। तो आप देख लो 28 या 27 फरवरी को ही नेपाल ने फिर बाद में कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं इस $500 मिलियन के असिस्टेंस को, ठीक है ना। तो आप देखो कि नेपाल जो है वो यूएसए के साथ में बहुत सारे पॉइंट्स पर एक साथ मिलता है। जैसे रशिया को क्रिटिसाइज़ करना था यूक्रेन वाले मुद्दे पर, तो नेपाल ने रशिया के अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है। इसके अलावा यूएस की तरफ से यहाँ पर देख सकते हो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ज़ेया उर्जा, वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं और तिब्बतन जो रिफ्यूजीज़ हैं नेपाल में जो रह रहे हैं उनसे मिलते हैं। इसका मतलब चाइना को भड़काने का काम हो गया। काठमांडू की बात करें तो रिसेंटली रेड कारपेट, दैट मीन्स वेलकम किया गया चार्ल्स एफ्लिन, जो कि कमांडिंग जनरल है यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक रीजन में, जो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है उसको कमांड करने वाले लीडर हैं, ठीक है, चार्ल्स एफ्लिन, उनको वेलकम किया गया। ओवरऑल अगर देखा जाए
तो इंडिया सॉरी यूएस और नेपाल की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट वही चीज़ है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के कंसर्न्स के चलते नेपाल ये जो पार्टनरशिप है, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिसमें दोनों की आर्मीज मिलकर के ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती, उसको नेपाल ने मना कर दिया, हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ये थोड़ा सा पॉइंट था, आगे चलते हैं। फिर एक ये छोटा सा और पार्ट, इसमें ज़्यादा हम देखेंगे नहीं, बस केवल इतना सा बता देता हूँ। वाई सैंक्शंस आर फ्लैगिंग। देखो सैंक्शंस बहुत लगा दिए गए हैं रशिया पे, बट अभी तक आउटकम जितना सोचा गया था उतना हुआ नहीं। मेन टारगेट क्या था कि रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी कर दो जिससे कि वो अपने मिलिट्री को पैसा पे ही ना कर सके, और मिलिट्री को पैसा नहीं करेगा पे और अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो यूक्रेन में लड़ाई रोक देगा। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस यही चीज़ बताई जा रही है। उल्टा चाइना और इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो रशिया से कंसेशन रेट पे क्रूड ऑयल है वो हम फुलफ़िल करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या चीज़ निकल के आती है कि सैंक्शंस जो इफ़ेक्टिवली काम कर सकते थे वो नहीं किए। आपको पता होना चाहिए स्विफ्ट जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उससे भी रशिया के इंपॉर्टेंट बैंक्स को एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया गया था। ठीक है, उसके बावजूद भी रशिया में इतना ज़्यादा क्राइसिस हो नहीं रहा है। वैसे देखा जाए तो अपने बॉन्ड्स को रीपे करने में थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, आगे इकोनॉमी पेज पे है रशिया। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया रशिया में, प्रॉब्लम तो चल रही है, पर हाँ उस मार्क तक नहीं पहुँचे जितना सोचा गया, क्योंकि 4 महीने हो गए लड़ाई चलते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक भी कोई आउटकम नहीं निकला। ना तो रशिया अपनी कैलकुलेशंस को एक्यूरेटली कर पाया और ना ही वेस्ट कर पाया। दोनों का फेलियर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अल्टीमेटली देखो, इधर वेस्ट का अपनी इम्पैक्ट में कमी लाना और उधर रशिया की अपने आप से ही बर्बादी की तरफ बढ़ना, ये चाइना के लिए स्पेस छोड़ रहा है राइज होने के लिए। कुल मिला के बात ये निकल के आती है यहाँ से। फिर आगे न्यूज़ है भाई कि अभी नेटो की समिट होने वाली है, कहाँ पे? मैड्रिड, स्पेन में, 28 से 30 जून की। तो इधर स्पेन के जो लोकल्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि नेटो की मीटिंग हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे इनका कंसर्न ये है कि नेटो जो है वो रशिया को काउंटर करने के चलते अपने पैसे खर्च करेगा अभी इधर, और जो लोग हैं उन लोगों का ये मानना है कि नेटो की डिमांड के हिसाब से अगर पैसे खर्च किए जाएंगे तो ये बोले पीस को बहुत ज़्यादा थ्रेट होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम थोड़ा सा स्पेन और पोर्चुगल इनका मैप देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर ये स्पेन का मैप है। स्पेन का ये इधर देख सकते हो बॉर्डर शेयर हो रही है पोर्चुगल, जहाँ की कैपिटल लिस्बन। ये है फ्रांस, फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है। और इसके अलावा ये मेडिटेरेनियन सी, इधर वाला पूरा पोर्शन मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंशन है। बेलारिक सी, इधर देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन दोनों को ज्वाइन कराती है। और ये नीचे की तरफ है मोरक्को। कल परसों मैंने बताया था ना कि स्पेन ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके मोरक्को से लोग स्पेन से यूरोप में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें 5 जनों की डेथ हो गई थी ना, तो ये मैप वही था जिसको मैंने देखने के लिए आपको बोला था। शायद आपने देखा कि नहीं वो आप जानते हो। चलिए, मोटी मोटी चीज़ हुई यहाँ तक। आगे ये देख लेना थोड़ा बेस के बारे में। बे ऑफ बिस्के, फ्रांस और स्पेन वाले एरिया में इधर बे ऑफ बिस्के पूछा जाता है कई बार, मैच द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ और है, वो ये है कि चाइना की एक लेडी जो कि इंडियन क्लासिकल डांसर रही हुई है, मतलब इंडियन क्लासिकल डांस में कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी, इन दोनों में इनका परफॉर्मेंस शानदार था। ठीक है, नाम था इनका जेंगजुन। इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए चाइना में इन्हीं इंडियन क्लासिकल डांस का ऑर्गेनाइज करवाया गया एक प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को अटेंड किया गया था हमारे जो एम्बेसडर है चाइना में, जिनका नाम है प्रदीप कुमार रावत। तो बेसिकली ये नाम ज़रूर ध्यान रख लेना है क्योंकि ये चाइनीज़ सिटीज़न थी बट इंडियन क्लासिकल डांसर थी। क्लासिकल डांसर, तो आपको क्या करना है, इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में डिटेल पढ़ लेनी है आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट है, देखो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, तो क्या डिसाइड होगा उससे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दे रखी है। उनमें से एक रिकमेंडेशन तो ये है कि जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं, हाई रिस्क टैक्स पेयर्स कौन, जो बोलते कुछ हो रहा है करते कुछ हो रहे हैं, ठीक है, जिनका डर पूरा है कि वो टैक्स चोरी कर सकते हैं, बोला उनके लिए हमें थोड़ा सा एक और प्रोटेक्शन लेयरिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे कि उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाओ,
जैसे ही वो पे करें टैक्सेशन के लिए संबंधित जो भी डिटेल पे कर सबमिट करें ना, तो बोलो उससे उनकी बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन या कुछ भी लेकर के वो करवा दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स तैयार किए जाए जिससे कि उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाए कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को पागल बना रहे हैं। तो एक तो ये सजेशन दिया गया है। ये सजेशन दिया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसको चेयर कर रहे थे महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार। दूसरा सजेशन दिया गया था दूसरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जिसको चेयर कर रहे थे मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोर्नाड संगमा। तो उसमें ये रिकमेंड किया है कि ऑनलाइन गेमिंग है उसको फुल टैक्स में लेकर के आओ, मतलब हाईएस्ट टैक्स स्लैब है 28%। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, बोलो इनको 28% की रेंज में डालो। ठीक है, ये 2 रिकमेंडेशंस हैं। अब देखो ये चीज़ डिसाइड तो कब होगी, जब जीएसटी काउंसिल बैठेगी, बातचीत करेगी। अब मीटिंग होने वाली है ही, तो ये रिकमेंडेशंस है। रिजल्ट क्या है, इम्प्लीमेंट क्या होगा, वो टाइम बताएगा। ओके, तो ऐसे में जीएसटी काउंसिल के बारे में पूरी डिटेल ले लेना एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा ये कि रणजी क्रिकेट जो चैम्पियनशिप होती है उसमें मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा दिया है। देखो मध्य प्रदेश स्टैब्लिश हुआ था, आपको पता है, उसके बाद 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसके बाद में फिर ये नेम मिला था। उसके पहले मध्य प्रदेश वाले एरिया को बोला जाता होलकर स्टेट। ठीक है, तो 69 साल पहले होलकर स्टेट ने रणजी ट्रॉफी जीती थी और मध्य प्रदेश के नाम से तो पहली बार ट्रॉफी जीती गई है ये। मुंबई 41 बार चैंपियन रह चुका है रणजी ट्रॉफी का। ठीक है, जहाँ तक है सबसे ज़्यादा इसी ने जीती है, मुंबई ने, और मुंबई को ही इन्होंने हराया है फाइनल मैच में। ठीक है, तो ये इस डिस्कशन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हो गई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।